हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशानवी इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस ट्रेजेडी जो कि हैमलेट है, आज हम उसका जो है हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एलटी या फिर और भी जिसमें विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आपको यह कहानी जरूर समझ में आएगी, और जब कहानी समझ में आ जाएगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से आता है तो आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हैमलेट का एक्सप्लेनेशन। हैमलेट डेनमार्क से कुछ दूरी पर एक खूबसूरत देश था। वहाँ हैमलेट नाम का राजा राज्य करता था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे तथा एक दूसरे के लिए हमेशा प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। विवाह के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कुमार हैमलेट रखा गया। बचपन से ही वह माता की अपेक्षा अपने पिता से अधिक प्रेम करता था। महाराज हैमलेट का क्लॉडियस नामक एक छोटा भाई भी था। वह उन्हीं के साथ रहता था। इस प्रकार वे सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। हैमलेट के राज्य में सुख समृद्धि का वास था। उसने लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। यही कारण था कि प्रजा ऐसा राजा पाकर स्वयं को धन्य समझती थी। एक दिन भयंकर दुर्घटना घटी। राजा हैमलेट स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु के बारे में क्लॉडियस के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। आंखों में आंसू भरकर उसने भारी मन से घोषणा की कि एक जहरीले सर्प के काटने से महाराज हैमलेट काल का ग्रास बन गए हैं। हैमलेट की मृत्यु का समाचार प्रजा पर कड़कती बिजली बनकर गिरा। प्रजा अपने राजा हैमलेट को बहुत प्रेम करती थी। इस समाचार ने उन्हें दुख के गहरे सागर में डुबो दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुर्घटना का सबसे बुरा असर राजकुमार हैमलेट पर पड़ा। वह अपने पिता से बहुत स्नेह करता था। उसका अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत होता था। उसका नन्हा दिल पिता की मृत्यु से बिल्कुल टूट गया। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते। उसकी भूख प्यास और नींद समाप्त हो गई थी। किसी तरह समझा बुझा कर उसे सुलाया जाता, परंतु आधी रात के समय पिता को पुकारते हुए वह बिस्तर से उठ बैठता। उसके बाद सारी रात करवटें बदलते या रोते हुए गुजार देता था। इसी प्रकार 2 महीने बीत गए, लेकिन अब भी उसके दिलो दिमाग पर पिता की छाप ताजा थी। एक पल के लिए भी पिता को नहीं भूला था। वह उनके कक्ष में जाकर घंटों रोया करता था। अभी वह स्वयं को संभाल भी नहीं पाया था कि एक दिन यह समाचार सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस माँ ने जीवित रहते उसके पिता को अथाह बहुत ज्यादा प्यार दिया था, जो उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहती थी, उसी ने उसके चाचा क्लॉडियस के साथ विवाह कर लिया था। इस बारे में उसने उसे भी कुछ बताना उचित नहीं समझा था। सारा कार्य बड़े गुप्त ढंग से संपन्न हुआ था। यह विवाह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता था। जहाँ रानी सुंदरता की मूर्ति थी, वहीं क्लॉडियस बहुत काला, भद्दा और असामान्य कदकाठी का व्यक्ति था। ढूंढने पर भी उसमें कोई गुण नजर नहीं आता था। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वह किसी भी तरह से रानी और राज सिंहासन के योग्य नहीं था, परंतु यह बात केवल हैमलेट समझता था। रानी ने तो इस ओर से अपनी आंखें मूंद रखी थी। रानी ने इस विवाह के लिए बहुत जल्दी अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। यही बात हैमलेट को सबसे अधिक चुभती थी। उसके पिता को गुजरे अभी 2 महीने ही नहीं हुए थे और उसकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया था। पति के लिए उसकी माँ के मन में जो प्रेम था, जो समर्पण भाव था, वह इतनी जल्दी कहाँ लुप्त हो गया। इस बात ने हैमलेट को चिंता में डाल दिया। एक दिन हैमलेट अपने कक्ष में बैठा पिछले कुछ महीनों में घटित घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी एकाएक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। इस विवाह के पीछे कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं?
है? उसने पुनः सभी कड़ियों को जोड़ा और सिलसिलेवार सोचने लगा। सबसे पहले जहरीले सांप के काटने पर मेरे पिता की मृत्यु हुई, परंतु इसके बारे में केवल क्लॉजियस को पता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने और मेरी माँ ने विवाह कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता की मृत्यु के पीछे इन दोनों का हाथ हो? कहीं इन्होंने ही तो सर्प बनकर उन्हें नहीं डस लिया? राज सिंहासन का लोभ अच्छे अच्छों को बुरा काम करने के लिए भी वश कर देता है। अवश्य इन्होंने लोभ में आकर मेरे पिता को मरवा दिया और अब वे इस राज्य को हथिया लेना चाहते हैं। हैमलेट जितना सोचता उतना ही विचारों की गुत्थियों में उलझता जाता। अधिक सोचने के कारण दिन दिन उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। शरीर सूख कर कांटों की तरह हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर की ओर धंस गई। लोग उसकी हंसी सुनने को तरस गए। उसके स्थान पर वह अत्यंत गंभीर और खोया खोया सा दिखाई देता था। एक दिन वह महल के शाही बाग में टहल रहा था कि तभी एक पहरेदार आया और डरते डरते बोला, राजकुमार, कुछ दिनों से मैं महाराज को महल में देख रहा हूँ। अवश्य उनकी आत्मा है जो 3 दिन से दिखाई दे रही है। यद्यपि उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी चाल ढाल से लगता है कि वे किसी को ढूंढ रहे हैं। यह बात हैमलेट के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। उसके पिता की आत्मा अभी महल में उपस्थित है, यह जानकर जहां उसे प्रसन्नता हुई वहीं वह सोच में पड़ गया। धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि हो न हो महाराज उसे ही ढूंढ रहे हैं। अवश्य वे उससे कुछ कहना चाहते हैं। अंततः राजकुमार ने पिता से मिलने का निश्चय कर लिया। उसी रात वह पहरेदारों के साथ उस स्थान पर जा बैठा जहां उसके पिता की आत्मा को भटकते हुए देखा गया था। उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। आधी रात का समय था। राजकुमार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी एक पहरेदार पास आकर धीरे से बोला, महाराज। राजकुमार चबूतरे पर महाराज की आत्मा। राजकुमार ने जल्दी से चबूतरे की ओर देखा। राजसी पोशाक पहने एक छाया धीरे धीरे चलती हुई उसकी ओर आ रही थी। चाल ढाल और वस्त्रों से राजकुमार पहचान गया कि यह उसके पिता ही है। उन्होंने वही पोशाक पहन रखी थी जो मृत्यु के समय उनके शरीर पर थी। चांद की रोशनी में वे उसे स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह पिताजी कहकर तेजी से उनकी ओर लपका। पहरेदारों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह स्वयं को छुड़वाकर उस ओर भाग गया। जब दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी रह गई, तब उस छाया ने उसे एकांत कोने की ओर चलने का संकेत किया। एक पल के लिए हैमलेट का चेहरा पसीने से भीग उठा। वह सोचने लगा, कहीं वह कोई और प्रेतात्मा तो नहीं जो उसके पिता के वेश में वहां घूम रही है। कहीं वह उसका अहित न कर दे। वह जहां का तहां रुक गया। तभी उसकी अंतरात्मा बोली, राजकुमार, व्यर्थ का संदेह मत करो। इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे पिता हैं। राजकुमार के मन का भय समाप्त हो गया और वह छाया के साथ एक कोने में पहुंचा। छाया ने नजरें उठाकर इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था जो उनकी बातें सुन सके। आश्वस्त हो जाने के बाद छाया के मुख से पहला शब्द निकला, कुमार, मेरे बेटे। एक लंबे अरसे के बाद अपने पिता की स्नेहयुक्त आवाज सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसका गला रूंध गया। दिल चाहा कि वह दौड़कर पिता से लिपट जाए। उसने उससे प्रेम किया, परंतु उन्होंने उसे रोक दिया। तब राजकुमार स्वयं को संयत करते हुए बोला, पिताजी, अभी तक आप इस प्रकार भटक क्यों रहे हैं? कौन सी बात आपकी मुक्ति में बाधा बन रही है? क्यों आपकी आत्मा बेचैन है? मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताइए। छाया धीरे से बोली, पुत्र, इन सब का एक ही कारण है और वह कारण है मेरी रहस्यमयी हत्या। हत्या? यह क्या कह रहे हैं आप पिताजी? चाचा जी ने तो कहा था कि आपकी मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी। राजकुमार ने आश्चर्य से भरकर पूछा, कुमार, मेरी मृत्यु सर्प के काटने से नहीं हुई, मेरी हत्या हुई है। तुम्हें यही बात बताने के लिए अब तक मेरी आत्मा भटक रही थी। आज इस रहस्य से पर्दा उठाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। छाया शांत स्वर में बोली, परंतु आपकी हत्या कौन कर सकता है? किसने यह नीच काम किया है? आप मुझे बताइए। उस दुष्ट को मैं स्वयं अपने हाथों से दंडित करूंगा। राजकुमार उत्तेजित होते हुए बोला, शांत हो जाओ कुमार, यह कार्य आवेश में आकर करने का नहीं है। तुम मन को शांत करके धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनो। राजकुमार कुछ देर तक आंखें बंद करके स्वयं को शांत करता रहा। फिर उसने पिता से सारी बातें बताने के लिए कहा।
तब छाया सत्य से पर्दा हटाते हुए बोली, कुमार, मेरी हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही भाई है। मेरी हत्या क्लादियस ने ही की है। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई उस दिन मैं सभी दैनिक कार्य निपटाकर शाही बाग में विश्राम कर रहा था। ठंडी हवाओं के कारण मुझे नींद आ गई। उस समय कोई भी मेरे आसपास नहीं था। अवसर उचित जानकर क्लादियस वहां आया और मेरे कान में विषैले द्रव्य की 2 बूंदें डाल दी। उस द्रव्य के प्रभाव से मेरी नसें जल उठी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने के बाद शांत हो गया। इस तरह उसने सब कुछ छीन कर भटकने के लिए मुझे इस लोक में धकेल दिया। कुमार, यदि मुझसे प्यार है तो प्रतिज्ञा करो, तुम क्लादियस से मेरी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लोगे। तभी मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मैं युगों तक इसी प्रकार भटकता रहूंगा। राजकुमार को पहले से क्लादियस पर शक था। पिता की मृत्यु ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। वह प्रतिज्ञा करते हुए बोला, पिताजी, क्लादियस ने आपको मुझसे छीना है। मैं उससे आपकी हत्या का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। जब तक मैं प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कुमार, तुम अपनी माता को क्षमा कर देना। उसने जाने अनजाने जो पाप किया है उसका फल उसे स्वयं ईश्वर प्रदान करेंगे। इसके बाद छाया वहां से अदृश्य हो गई। हैमलेट ने बेचैन होकर पिता को पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अंततः वह सिर झुकाए कक्ष में लौट आया। हैमलेट ने जो प्रतिज्ञा की थी वह उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहता था। हैमलेट ने जो प्रतिज्ञा की थी वह उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहता था, जिससे उसके पिता की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन ऐसे कार्य में जल्दबाजी उसकी असफलता का कारण भी बन सकती थी। इसीलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। हैमलेट अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का था। किसी की हत्या का षड्यंत्र रचना तो दूर, वह किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकता था। इसके अतिरिक्त क्लादियस के गुप्तचरों की भी उस पर कड़ी नजर थी। हैमलेट सतर्क था, इसीलिए गुप्तचरों की निगरानी की बात जानता था। उसे सबसे पहले इस निगरानी से छुटकारा पाना था, तभी वह कोई योजना बना सकता था। अतः उसने एक चाल चली और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने ऐसा अभिनय किया कि उसकी चाल ढाल, व्यवहार और हरकतों को देखकर सभी को उसके पागल होने का विश्वास हो गया। क्लादियस को उससे कोई खतरा नहीं रहा। उसे चुनौती देने वाला पागल हो चुका है। इस विचार ने उसे राजकुमार की ओर से लापरवाह बना दिया। इसी के चलते उसने गुप्तचरों को भी निगरानी से हटा दिया। दरबार में एक वजीर था जिसकी ओफेलिया नाम की एक पुत्री थी। राजकुमार उसे बहुत प्रेम करता था, परंतु ओफेलिया उससे दूर दूर रहती थी। तब सभी ने सोचा कि शायद प्यार में मिली असफलता ने ही राजकुमार की होशो हवास छीन लिए हैं। यह बात हैमलेट के लिए मददगार सिद्ध हो सकती थी। उसने इसका लाभ उठाने का निश्चय कर उसी समय ओफेलिया के नाम एक पत्र लिखा। पत्र की भाषा बहुत ही उलझी हुई और अटपटी सी थी। किसी के लिए भी उसे समझना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसका सार केवल इतना था कि वह ओफेलिया से बहुत प्रेम करता था और उसी कारण उसका यह हाल हुआ है। ओफेलिया ने यह पत्र पिता को और उसने क्लादियस को दिखाया। उसका रहा सहा संदेह भी जाता रहा। उसने राजकुमार को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। अब वह कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकता था। हैमलेट ने जैसा सोचा था उसमें वह पूरी तरह से सफल रहा। अब उसने योजना बनाकर क्लादियस के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों नगर में एक नाटक मंडली के साथ मिलकर राजा की मृत्यु के दृश्य में फेरबदल कर दिया जाए और उसे देखने के लिए क्लादियस को आमंत्रित किया जाए। यदि अपने पाप को लेकर उसके मन में जरा भी पश्चाताप हुआ तो उसके हाव भाव ही उसके गुनाह को प्रकट कर देंगे। यह सोचकर उसने नाटक मंडली के सदस्यों को महल में आमंत्रित किया और उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हुए बोला, मैंने एक नाटक लिखा है। मेरी इच्छा है कि आप मंडली के अनुभवी कलाकार उसमें मंचन करें। इसके लिए आपको उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। राजकुमार, आपके लिखे नाटक में काम करके हम स्वयं को धन्य समझेंगे, लेकिन क्या हम नाटक की कथा संक्षेप में सुन सकते हैं? इससे हमें नाटक को समझने में आसानी रहेगी। नाटक मंडली के प्रमुख ने प्रसन्न होकर कहा। राजकुमार नाटक की कथा सुनाते हुए बोला, यह नाटक गुंजाक नामक राजा की है। गुंजाक वियना नगरी का राजा था। वह अपनी रानी बेपिस्ता
बेतिस्ता को बहुत प्रेम करता था। रानी भी उसे दिलो जान से चाहती थी। राजा का लोशियन नामक एक चचेरा भाई था। एक दिन गुंजान शाही बाग में सो रहा था। उस समय लोशियन ने उसके कान में विषैले द्रव्य की कुछ बूंदें डाल दी थी। इसके फलस्वरूप राजा की जान चली गई। फिर लोशियन ने बेतिस्ता से विवाह कर लिया और उस नगरी का राजा बन गया। हैमलेट की यह कहानी क्लॉडियस के पाप कर्म पर आधारित थी, बस बदले थे तो केवल पात्रों के नाम। नाटक मंडली को कहानी अच्छी लगी और उन्होंने उसमें काम करना स्वीकार कर लिया। निश्चित समय पर नाटक का मंचन हुआ। उसे देखने के लिए क्लॉडियस और रानी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। नाटक के आरंभ में रानी बेतिस्ता पति के सामने अपने प्यार की कस्में खा रही थी। यह दृश्य देखकर रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पसीने से तरबतर हो गई। अगले दृश्य में राजा को एक बाग में विश्राम करते दिखाया गया। दूसरी ओर से लोशियन विषैले द्रव्य की शीशी लेकर बाग में दाखिल हुआ। उसने सोते हुए राजा के कान में विष की कुछ बूंदें डाल दी। अब चौंकने की बारी थी क्लॉडियस की। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस पाप को वह छिपा हुआ रहस्य समझ रहा था, सामने मंच पर उसका खुले तौर पर मंचन हो रहा था। उसकी सांसें थमने लगी, दिल सीना फाड़ कर बाहर आने लगा। वह बेचैन हो उठा और अधिक देर तक बैठना उसके लिए असंभव हो गया। अतः तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह रानी सहित वहां से चला गया। इस नाटक के मंचन के पीछे हैमलेट का जो उद्देश्य था वह पूरा हो चुका था। एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसने पास ही उसका वह एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसके पिता ही उसका एक विश्वसनीय मित्र बैठा था। दोनों ने क्लॉडियस और रानी के चेहरों के उड़ते हुए रंग को देखा। बार बार घबरा कर एक दूसरे को देखना और माथे से पसीना पोंछना भी उनसे छिपा नहीं था। जब ये दोनों नाटक छोड़कर जा रहे थे तब हैमलेट ने मित्र से कहा, मित्र, क्लॉडियस की बेचैनी उसके अंदर के चोर को उजागर कर रही है। इसमें कोई शक नहीं रहा कि उसने ही मेरे पिता की हत्या की है। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यह तुम्हारे पिता का हत्यारा है। यही तुम्हारे पिता का हत्यारा है। वह मित्र आवेश में भरकर बोला, शांत हो जाओ मित्र, दीवारों के भी कान होते हैं और यह स्थान इस प्रकार की बातों को करने का नहीं है। हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। हैमलेट ने तेजी से मित्र को चुप करवा दिया। नाटक समाप्त हुआ और सभी उसकी प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। उसी रात रानी ने एक आवश्यक काम का बहाना करके हैमलेट को अपने कमरे में बुलाया। हैमलेट को पता था कि नाटक देखने के बाद क्लॉडियस और भी सतर्क हो जाएगा तथा अपनी चालें चलना शुरू कर देगा। इसलिए जब उसकी माँ ने उसे अपने कक्ष में बुलाया तो वह समझ गया कि निर्णायक समय पास आ पहुंचा है। उसे अपनी माँ से घृणा होने लगी क्योंकि वह भी हत्यारे का साथ दे रही थी। लेकिन उसे अपने पिता के शब्द याद थे, इसीलिए उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी माँ का कोई अहित नहीं करेगा। इसी प्रकार स्वयं को नियंत्रित करके हैमलेट रानी के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उस समय रानी खिड़की के पास खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। कदमों की आहट पाकर वह मुड़ी और उसे संबोधित करते हुए बोली, आओ कुमार, बैठो। आपको जो कहना हो ऐसे ही कह दे। हैमलेट ने रूखे स्वर में कहा, तो सुनो कुमार, तुम जो कुछ कर रहे हो वह ठीक नहीं है। अपने पिता के विरुद्ध ऐसा कार्य करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्यों कर रहे हो ऐसा? इस बार रानी का स्वर थोड़ा कठोर हो गया था। हैमलेट समझ गया कि रानी का संकेत क्लॉडियस की ओर है। उसका मुंह कड़वाहट से भर उठा और वह तीखे स्वर में बोला, आप किस पिता की बात कर रही हैं? वह जो वास्तव में मेरे पिता थे या फिर उसकी जो मेरा पिता बनने की कोशिश कर रहा है? रानी उसके पास आकर बोली, मैं महाराज क्लॉडियस की बात कर रही हूँ। अब वे ही तुम्हारे पिता हैं। क्लॉडियस के लिए पिता शब्द सुनकर राजकुमार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह मुंह से आग उगलते हुए बोला, क्लॉडियस मेरा पिता कभी भी नहीं हो सकता। वह मेरे स्वर्गीय पिता का हत्यारा है। उस आस्तीन के सांप को पिता के कहने से पहले मेरी जिह्वा जल जाएगी। मेरी तलवार उसका रक्त पीने के लिए तरस रही है। जब तक उस पापी को मैं मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजकुमार का ऐसा रौद्र रूप देखकर रानी भय से थरथर कांपने लगी। उसे लगा मानो स्वयं महाराज उसके सामने आकर खड़े हो गए हों। वह कुछ कदम पीछे हटी और तेजी से कक्ष के बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन राजकुमार उससे आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर बोला, रानी माँ, जाने से पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे ऐसे बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं यहाँ से जा रही हूँ, देखती हूँ तू क्या करता है। यह कहकर जैसे ही रानी ने आगे कदम बढ़ाया वैसे ही राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया।
रानी हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन असफल रही। राजकुमार का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वह पहले ही भयभीत थी। हाथ पकड़ने की घटना से उसका रहा साहस भी जवाब दे गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगी। तभी बरामदे में लगे पर्दे के पीछे से भी बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। यह आवाज किसी पुरुष की थी। क्लादियस पर्दे के पीछे खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन रानी को खतरे में पड़ा देखकर वह सहायता के लिए सैनिकों को पुकार रहा है। यह सोचकर हेमलेट ने तलवार निकाल ली और रानी को छोड़कर पर्दे के पास पहुंच गया। फिर उसने बिना पर्दा हटाए तलवार से उस पर वार कर दिया। कच्छ में एक चीख गूंजी और फिर धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। पर्दे के पीछे छिपा आदमी मारा जा चुका था। यह सोचकर राजकुमार निश्चिंत हो गया था। वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था। उसने आगे बढ़कर पर्दा एक और सरका दिया। जमीन पर ओफेलिया के पिता की लाश पड़ी थी। वह क्लादियस का विश्वास पात्र था और उसी के कहने पर वहां छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। राजकुमार के मुंह से अफसोस भरी आह निकली। अनजाने में मैंने इनकी हत्या कर दी। इसके लिए ओफेलिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद हेमलेट रानी की ओर मुड़ा। उसके हाथ में खून सारी तलवार देखकर रानी की सांसें उखड़ने लगी। हालत ऐसी हो गई मानो उसके प्राण निकलने वाले हों। हेमलेट ने तलवार नीचे रख कर ली और रानी के कंधों पर हाथ रखकर स्नेह भरे स्वर में बोला, माँ, तुझे मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे अंश से जन्म लिया है। आज भी मैं तुम्हारा उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था। परंतु माँ, यह सच है कि क्लादियस ने महाराज की हत्या की। उसके हाथ महाराज के खून से रंगे हुए हैं। उसने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए ही आपसे विवाह किया है। उस जैसे पापी और नीच का साथ देकर आप अपने वंश को कलंकित कर रही हैं। राजकुमार की बातें सुनकर रानी की नजरें शर्म से झुक गई। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। हेमलेट ने माता का चेहरा ऊपर उठाया और दीवार पर टंगी महाराज की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए बोला, देखो माँ, पिताजी हमारी ओर कितनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। वे अपने हत्यारे से प्रतिशोध चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम एक साथ क्लादियस को उसके किए की सजा दें। इस काम में आप मेरी सहायता करोगी? हेमलेट के मुंह से यह स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में ममता का सागर हिलोरे लेने लगा। उसने पुत्र को गले से लगा लिया। हेमलेट उसे सांत्वना देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं क्लादियस को उसके किए की सजा अवश्य दूंगा। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है।